हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देख पाते हैं कि हमारे जो इंडिया है इसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। सबके लैंग्वेज बिल्कुल अलग अलग हैं। सबके रहने और खाने पीने का तरीका भी क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। हमारा पूरा इंडिया के लोग हैं जो साथ में रहते हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, पंजाब के हो। सारे के सारे लोग हैं जो यहाँ के लोग हैं जो दूसरे स्टेट के लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि मेनली क्या होता है, जैसे मुंबई हो गया। मुंबई एक बहुत ही डेवलप मतलब स्टेट है। तो यहाँ पर क्या होता है, बिहार और यूपी के मज़दूर हैं जो जा कर के वहाँ वर्क करते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे बिहार और यूपी और भी दूसरे स्टेट के लोग जो रहते हैं वो दूसरे स्टेट्स के लोगों को मदद करते हैं ना, इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी कहते हैं। अब बच्चों, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बाद हम लोग ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। तो बताया जा रहा है कि इंडिया के पास 3287263 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है ना। और बताया जा रहा है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंडिया इज़ एज लार्ज एज यूरोप विदाउट रशिया। तो बोला जा रहा है कि इंडिया बहुत ही बड़ा है, लेकिन रशिया को हटा करके अगर कंपैरिजन किया जाए यूरोप का, तो इंडिया है जो यूरोप से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अगर रशिया को हटा दिया जाए तो इंडिया में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर ड्राई डेजर्ट है, मतलब सूखा हुआ रेतीला स्थान है। तो कोई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब जंगल से भरा हुआ जहाँ कंटिन्यूसली है जो बरसात होते रहते हैं। कहीं स्नोई हिमालय है, मतलब लगातार वहाँ बर्फबारी रहते हैं। तो कहीं कोस्टलैंड है, मतलब समुद्री इलाका है। तो कहीं पे फर्टाइल प्लेन है जहाँ पर खेती बाड़ी होती है। द हिमालय रेंज इज़ द हाइस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ। तो हिमालय रेंज के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे अर्थ का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है ना। फिर मेघालय में बताया जा रहा है कि मेघालय में मासाराम का एक ऐसा जगह है जिसमें लगभग साल में हर एक दिन है जो बारिश होते रहती है ना। जीके के भी क्वेश्चन में आता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर सालों साल बारिश होते रहती है। तो मासाराम कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। फिर आप वेस्टर्न इंडिया में देख सकते हो, थार डिज़र्ट है ना। थार डिज़र्ट राजस्थान में पड़ता है। वहाँ पे कंटिन्यूसली गर्मी रहती है और वहाँ पे बारिश होती ही नहीं, लगभग ना के बराबर होती है। फिर जो सुंदरबन डेल्टा को ले लेते हैं, जो कि कोलकाता में एक तरह का ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मतलब यहाँ पर है जो उमस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, हरियाली भी बहुत ज़्यादा रहती है, और यहाँ पर है जो झील वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। और फिर डेक्कन पेनिनसुला की बात करती तो ये प्लेट्यू है जिसमें मेनली है जो बहुत सारे मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिसकी वजह से है जो हम लोगों को है जो रोजी रोज़गार मिलता है, प्लस इंडिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, फूड हैबिटेट। अब हमारे इंडिया के भी लोग क्या करते हैं, देख पाते हो कि हर एक जगह है जो अलग अलग खाना बनते हैं। हर एक स्टेट के है जो अलग अलग फूड है। जैसे कि कोलकाता का जो मुख्य फूड है, जो बेस्ट फूड है, वो क्या है, मछली और भात है ना, फिश और राइस। उसी तरह पंजाब का जो मेन फूड है वो क्या है, दाल और रोटी है ना। तो हर एक स्टेट के क्या होते हैं, जो उनका मुख्य भोजन होता है, मेन जो फूड रहता है वो बिल्कुल अलग अलग है ना। खाना बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि कोस्टल जो एरिया हो गया, जो समुद्री इलाके हो गए, वहाँ पे चावल और कोकोनट और फ़िश की, मतलब वहाँ पर खेती होती है ना। फ़िश का पालन किया जाता है, मतलब फ़िश लोग पालते हैं फिर उसको बेचते हैं, है ना। समुद्री इलाकों में कोकोनट्स का बहुत ज़्यादा पेड़ होता है, जैसे केरल हो गया, केरल फिर बेंगलोर हो गया। ये सब क्या है, कोस्टल एरिया है जहाँ पर है जो कोकोनट और राइस की है जो खेती होती है। लेकिन फर्टाइल प्लेन जैसे हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सब फर्टाइल प्लेन है, मतलब मैदानी इलाका है जहाँ पर क्या होता है, गेहूँ और दाल वगैरह की है जो खेती होती है। अब यही गेहूँ और दाल को बोला जाए कि वहाँ पर कोस्टल एरिया में होगा तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि वहाँ पर है जो वहाँ का जो ज़मीन रहता है वो सॉल्टी कंडीशन में रहता है, और सॉल्टी में है जो गेहूँ और दाल की खेती की नहीं जा सकती।
देख पाते हैं कि यहाँ पर फूड की वैरायटी भी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सबका है जो अलग अलग फूड है। यहाँ पहले वाला जो फिगर देख पा रहे हैं ये केरल का है जो मुख्य फूड है, जो पोंगल नाम का एक फेस्टिवल होता है तब जाके बनाया जाता है। ये हमारा बेंगलोर का मेन फूड हो गया, है ना। तो सभी जगह क्या है, जब फूड का बनाने का जो तरीका है और रेसिपीज़ है जो बिल्कुल अलग अलग है। स्पेसिफिक ड्रेसिंग स्टाइल, अब देखो हमारे इंडिया में भी क्या होता है, हर जगह के लोग हैं जो अलग अलग स्टाइल्स के हैं जो कपड़े पहनते हैं। जैसे आप पहला वाला फिगर देख पा रहे हैं, ये लद्दाख का पिक्चर है। यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ के लोगों का जो यूनिफॉर्म है बिल्कुल अलग है। हमारा जो स्टेट बिहार हो गया, बिहार में हम लोग है जो लड़के लोग क्या करते हैं, मतलब शर्ट और जीन्स पहनते हैं, और फिर औरत लोग क्या होती है साड़ी वगैरह पहनती है। लेकिन लद्दाख में सभी लोग हैं जो इस तरह का है जो कपड़ा पहनता है। फिर ये देख पा रहे हैं, ये पंजाब का पिक्चर है। पंजाब में लोग देख पाते हैं पगड़ी बांधते हैं, है ना। और ये हमारा बिहार का पिक्चर हो गया, है ना। तो हर जगह हर स्टेट्स के लोगों का जो ड्रेसिंग का जो तरीका है, ड्रेस पहनने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हो गया। वैरायटी ऑफ फेथ, अब हमारे इंडिया में बहुत धर्म के लोग रहते हैं और वो सारे धर्म के लोग हैं जो अपने अपने धर्म को मानते हैं। जैसे हमारा हिंदू धर्म हो गया, हम लोग हिंदूज़ को है जो मानते हैं, जैन लोग हैं जो जैनिज़ को मानते हैं। फिर बुद्धिज़्म है जो बुद्धा लोग जो रहते हैं वो बुद्धिज़्म को मानते हैं, है ना। फिर मुस्लिम्स लोग जो हो गए वो इस्लाम वगैरह को मानते हैं। तो हर एक धर्म के लोग जो रहते हैं वो अपने अपने रिलीजन्स को है जो मानते हैं। तो हमारे इंडिया में भी क्या होता है, एक फित की डाइवर्सिटी है। मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, लोग हैं जो अलग अलग धर्म के लोग हैं जो रहते हैं और वो अपने धर्म के लोगों को है जो मानते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने धर्म को भी मानते हैं प्लस वो दूसरे धर्मों को भी है जो माना करते हैं। जैसे कि हमारे एक फेस्टिवल होता है, जैसे छठ का जो त्यौहार होता है उसमें सभी धर्मों के लोग हैं जो मिल करके है जो काम करते हैं। मुसलमान लोग का भी जैसे ईद होता है, बकरीद होता है, इसमें भी क्या होता है, हिंदू और मुसलमान मिल करके एक दूसरे का है जो कॉर्पोरेट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो लोग हैं जो अपने तरीके से मनाते हैं। तो कुछ ऐसे फेस्टिवल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं जो मिल करके उसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जैसे ये है जो हिंदू धर्म है जो मंदिर में है जो पूजा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मुस्लिम्स लोग जो है वो मतलब मस्जिद में जा कर के है जो मस्जिद में जा कर के है जो कुरान पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गुरुद्वारा में जो लोग हैं जो मत्था टेकने जा रहे हैं। फिर यहाँ चर्च में है जो लोग हैं जो प्रे कर रहे हैं ना। फेस्टिवल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे इंडिया में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से है जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ओनम की बात करते हैं तो देखो ओनम क्या होता है, ओनम मेनली है जो केरल में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से जो केरल में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। बिहार में फ़िलहाल इसके बारे में कहीं देखा नहीं जाता, कुछ कुछ लोग हैं जो सेलिब्रेट करते हैं। जो साउथ इंडियन लोग जो बिहार में रह रहे हैं वही लोग हैं जो ओनम को सेलिब्रेट करते हैं। फिर बैसाखी और लोहरी जो हो गया वो पंजाब का बहुत अच्छा फेस्टिवल है, लेकिन ये मेनली पंजाब और हरियाणा में ही ऑर्गेनाइज होता है, दूसरे स्टेट में लगभग ना के बराबर होता है। बिहू जो फेस्टिवल है वो असम में बहुत अच्छे तरीके से है जो ऑर्गेनाइज होता है। फिर है जो हम पोंगल को देख लेते हैं, पोंगल क्या होता है, तमिलनाडु में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन दूसरे स्टेट में पोंगल दिखाई देता ही नहीं। मकर संक्रांति की बात करते हैं जिसमें दही चूड़ा खाते हैं, तो ये बिहार और यूपी के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में उतने अच्छे तरीके से है जिसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल रहते हैं जिन्हें पूरे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि होली हो गया, होली को ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, फिर बकरीद हो गया, है ना, गुड फ्राइडे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल जिसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जिन्हें कुछ फिक्स स्टेट में ही ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो बच्चों ये देख पा रहे हैं ये पोंगल का पिक्चर है, फिर ये बिहू का असम में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये छठ पूजा है जो मेनली बिहार और यूपी में ऑर्गेनाइज होता है, फिर ये दिवाली का पिक्चर है जिसे ऑल ओवर इंडिया में है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, अब इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज भी बोले जाते हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि इंडियन में है जो मेनली 22 टाइप्स के हैं जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे असमीज़, असम के जो लोग रहते हैं वो असमीज़ बोलते हैं, कोलकाता के जो लोग हो गए वो बंगाली बोलते हैं,
फिर बूडो है, डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जो हमारे इंडिया में हैं जो बोले जाते हैं। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मतलब एकता होनी चाहिए। एकता होने से ही क्या होती है, हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ना। तो यूनिटी होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे कि आप बच्चों अगर स्कूल में पढ़ते हो और आप खुद अकेले ही सारा के सारा काम ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलने पड़ते हैं। यही आप क्या करते हैं, एक ग्रुप में मतलब अपने बहुत सारे फ्रेंड्स लोग के साथ मिल करके उस काम को करते हैं, तो काम बहुत ही आसानी से मिल हो जाता है ना। अगर किसी इंसान को बोला जाए कि ये काम करो, अकेले उस काम को करना है, तो इंसान को बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर वो ग्रुप में काम करता है तो बहुत ही जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटी कहते हैं। मतलब एकता है जो लोगों में होना चाहिए, है ना। लीगेसी ऑफ इंडिया पास्ट। अब इंडिया में बताया जा रहा है कि इंडिया के पास जो था लिटरेचर और आर्किटेक्चर और साइंटिफिक नॉलेज का ज्ञान जो था वो एशियन समय से ही था, आधुनिक समय से ही था। जैसे कि बच्चों आपको एक बात जान करके बहुत ही हैरानी होगी कि जो हम लोग जब हिंदू लोग जो है जो ओम का उच्चारण करते हैं, है ना, ओम जो हम लोग जप करते हैं, तो इसके बारे में हमें क्या हुआ, मतलब वैदिक काल से हम लोग को इसके बारे में नॉलेज हुआ। लेकिन क्या था कि जो सन जो है, सन के अंदर भी क्या होता है, जब सन में है जो एक्सप्लोशन होता है, तो सन का भी जो साउंड्स रहता है वो ओम कह कर के जनरेट होते रहता है। नासा ने इसको डिस्क्राइब किया था और उसने कहा था कि ये अचानक सा ये सन में से ओम का आवाज़ कैसे आता है, जबकि इंडिया को है जो बहुत देरी के बाद है जो इसका ज्ञान हुआ, वो ओम का उच्चारण करते थे। लेकिन सन में है जो पहले से ही है जो ओम का उच्चारण हो रहा था, तो इंडिया को इसके बारे में कैसे पता चला। तो इंडिया तो भाई सन के पास तो गया नहीं था वैदिक काल में। वैदिक काल में तो रॉकेट वगैरह लॉन्च होते नहीं थे, है ना। लेकिन इंडिया के पास, हिंदू लोगों के पास है जो पहले से ही ओम का है जो ज्ञान था। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप यूट्यूब में जा कर के सन का साउंड से जो सुन सकते हो, उसमें कंटिन्यूसली है जो ओम का उच्चारण होते रहता है ना। तो इंडिया के पास है जो वैदिक काल की पूरी जानकारी पहले से ही थी, जिसमें हिंदू, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और मुस्लिम्स लोगों ने मिल करके है जो इंडिया का है जो मतलब इंडिया का जो लेगेसी में रहा, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब कहा जाता है कि हमें आज़ादी भी मिलनी चाहिए। ब्रिटिश काल में जो था हमारा जो इंडिया था वो पूरी तरह से है जो ब्रिटिश के अंदर में था, कॉनिकल प्लेसेस में था। मतलब ब्रिटिश लोगों ने हमारे धरती पर है जो हमारे मतलब कंट्री पे है जो शासन किया। उसके बाद इन्होंने क्या करने लगा, पूरी तरह से है जो इंडिया पर है जो अपना हुकूमत चलाने लगा। और क्या हुआ कि हमारे इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेरित किया, बहुत ज़्यादा परेशान किए। इसी बीच महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि अगर कॉनिकल राज होता है, मतलब अगर कोई दूसरा देश आकर के हमारे इंडिया पे राज करता है, तो वो हमारे राइट्स को है जो छीन नहीं सकता, हमारे अधिकार को छीनने का उनका अधिकार नहीं है। हाँ, भले ही वो हमारे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चर्स को है जो मतलब बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो हमारे अधिकार को छीन नहीं सकते। तो बच्चे ये था पूरा चैप्टर्स का है जो कंप्लीट मतलब एक्सप्लेनेशन। आप एक बार फिर से है जो इन्हें रिवाइंड कर लेना, फिर से दोबारा सुन लेना, और ये जितने भी टॉपिक हैं उसका है जो आप सीवर वाले कॉपी में है जो नोट डाउन कर लेना, ठीक है।